स्टूडेंट्स, हाय दिस इज लेस्लन, आई एम मीरौफ। आज हम बात करेंगे क्लास 9 सोशल साइंस के लास्ट पार्ट की। ये हमारे बुक का कवर पेज है जो है इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड 1 पार्ट, क्लास 9 की टेक्स्ट बुक। ठीक है, हम इस चैप्टर की बात कर रहे हैं जो सेक्शन 3 का है, यानी केस स्टडी इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, अ केस स्टडी ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये हमारा आज का टॉपिक होगा। यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, ये सेक्शन 3 का है। ठीक है, तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, स्क्रीन पे आ रहा होगा आपको, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। ये जो है टाइटल हमारे बुक के पेज जो स्टार्ट में मैंने भी दिखाया, द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, केस स्टडी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इस टॉपिक से ऊपर ही पता चलता है, जब हम बात करें इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, जब बात प्रिंसली स्टेट्स की आती है, इट मीन्स सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर प्रिंसली स्टेट नहीं थी, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारी जो है स्टेट्स प्रिंसली स्टेट्स थी। कौन कौन सी प्रिंसली स्टेट थी, थोड़ा सा उसके बारे में भी एक केस स्टडी, हमें उतना नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ जे.एंड.के का पढ़ना है, बट बोलना जरूरी है कौन कौन सी थी। ठीक है, तो यहाँ पे बताना जरूरी है। मैं आपको साइड बाय साइड आपको उनका मैप भी दिखाऊंगा। ठीक है, लगभग रजिस्टर्ड या हम कह सकते हैं रिकॉग्नाइज्ड 565 प्रिंसली स्टेट्स थी ऑफिशियली इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। इंडियन सब कॉन्टिनेंट मींस फ्रॉम बांग्लादेश टू पाकिस्तान, जो आज का एरिया है। ठीक है, तो ये 1947 की बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ पे जमींदारी स्टेट्स भी थी और जागीर्स भी थे। ठीक, तो जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो 40% ऑलमोस्ट एरिया जो है प्री इंडिपेंडेंट इंडिया ऑक्यूपाई या कॉन्स्टिट्यूट कर रही थी। तो उसमें 23% पॉपुलेशन जो इंडिया की उस वक्त पॉपुलेशन थी रहा करती थी। कौन कौन सी थी? हैदराबाद ऑफ निजाम्स, मैसूर, तारावनकोर, साउदर्न ये वाला पार्ट था जो मैंने अभी नाम लिया। अब देखते हैं नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम, हिमालयाज वाले एरिया और इंदौर इन सेंट्रल इंडिया। तो प्रिंसली स्टेट होता क्या है? प्रिंसली स्टेट को नेटिव स्टेट भी कहा जाता है, फ्यूडेटरी स्टेट भी कहा जाता है, या हम कह सकते हैं वसाल। इनकी क्या हुआ करती थी? एक सब्सिडरी अलायंस हुआ करती थी ब्रिटिश राज के साथ, बट इनका खुद अपना लोकलाइज्ड या हम कह सकते हैं इंडिजिनस रूलर हुआ करता था, जो उनको रीजनल लेवल पे रूल किया करता था। बट सुप्रीमेसी ब्रिटिश की थी, इनके साथ अलायंस होता था इनका। ठीक है, ब्रिटिश राज का। उसका मतलब ये है कि ब्रिटिश डायरेक्टली गवर्न नहीं करती थी, ब्रिटिश इनडायरेक्ट रूल करती थी वहां, यानी गवर्न अपना इंडिजिनस रूलर करता था। ठीक है, ओके, जो अब हम पढ़ रहे हैं तो वो सिर्फ रिलेटेड टू जे.एंड.के ही है। बाकी जो भी साइड में आएगा मैं आपको भी विजुअल्स भी दिखाऊंगा, आपको खुद समझ आना चाहिए किस वक्त पे ऐसा क्या हुआ है जब इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स हुआ था। अब खुसूसन बात करेंगे 1947 की। 1947 में पार्टीशन होना स्टार्ट हो गया, यानी ब्रिटिश रूल जो है अब एंड होने को करीब था। दो डोमिनियंस बनने जा रहे थे। क्रिएशन ऑफ टू डोमिनियंस वाज ऑन, मतलब ऑनसेट कि एक इंडियन डोमिनियन था, यानी यूनियन ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं, दूसरा डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। ये किस एक्ट के तहत बन रहे थे दोनों डोमिनियंस? ये एक्ट जिसको नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। आप बुक पे भी देखेंगे तो वहां पे भी मिलेगा, ऐसे भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो ब्रिटिश सुजरेनिटी जो है और द स्टेट्स जो है अब लैप्स हो रही थी। सुजरेनिटी होती है जो रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसली स्टेट्स या हम स्टेट पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स के बीच में होती है, हु विल कंट्रोल एंड हु विल रन द गवर्नेंस, या हम कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी है सुजरेनिटी जो ब्रिटिश के अब लैप्स हो रही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ जो भी ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स हुए थे वो अब एंड हो रहे थे, तो उसकी वजह से जो है प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में अब फ्री होने जा रहे थे। तो लिबर्टी जो है उनके पास मिली। अब लिबर्टी किस किस्म की लिबर्टी की इनको मिल रही थी? लिबर्टी ऐसी कि जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। तो ब्रिटिश ने जब इंडिया छोड़ना स्टार्ट किया तो कंफ्यूजन था। ठीक है, तो chaos and confusion started to erupt and emerge between the princely states। वो कैसा confusion था? उनको अब दिया गया था liberty to choose to accede with either India और पाकिस्तान or to remain independent। ये तीन ऑप्शंस थे जिसको हम आज भी राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन कहते हैं। तो ये तीन ऑप्शंस, ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इनको हक है, इनको राइट है
to accede either with India or with Pakistan or remain independent। ये पार्टीशन के टाइम पे ये एक्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1947 का जो एक्ट है उसके तहत इनको राइट लिबर्टी टू चूज मिला। अब इसमें उस वक्त जो इंडिया में गवर्नर जनरल था वो ब्रिटिश का, वो लॉर्ड माउंटबेटन था, तो उनकी जो कैपेसिटी में जो भी आया, जो एज अ क्राउन एक्ट कर रहे थे एज ए रिप्रेजेंटेटिव, उसने कंडक्ट एक मीटिंग की, सेशन बुलाया, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस को सबको बुलाया, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स के प्रिंसेस थे, तो उनको समन किया, उनको स्ट्रांगली एडवाइज किया और फोकस उनका एसेशन की तरफ दे दिया कि आप एसीड करें। ठीक है, तो इंडिया जो है, जो इंडियन डोमिनियन में आ रहे थे उनको एसीड, इंडिया को एसीड करें, तो जो पाकिस्तान के इस जो है ना टेरिटोरियल एक्सटेंट, तो उसमें आएंगे तो पाकिस्तान को ये करेंगे एसीड। अब इसमें एक कंफ्यूजन था, ये था कि जो हिंदू डोमिनेंट एरियाज थे वो इंडिया को चूज करे और जो मुस्लिम डोमिनेंट एरियाज थे वो पाकिस्तान को चूज करे थे, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो नजरिए की बुनियाद पे बना, तो उसने चूज किया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जो उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद डाली, ऑन द बेस ऑफ रिलीजन डाली। ठीक है, अब उसमें एक पॉइंट अब उभर रहा है जो इस चैप्टर के साथ रिलेट है, वो था रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब उसको भी इस मीटिंग में बुलाया गया, दिल्ली में जो हो रही थी, लॉर्ड माउंटबेटन वहां पे बैठे हुए थे, तो उस मीटिंग में जो प्रिंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, प्रिंसली स्टेट ये थी, तब भी इस पे इनडायरेक्ट रूल कर रहा था ब्रिटिश, तो उसने डिले किया डिसीजन मेकिंग में। ही वाज इन ए फिक्स, तो ही डिडंट चूज और ही डिडंट मेक एनी हरी। ठीक है, तो वो जल्दी में नहीं रहा और उस जल्दी और उस डिले की वजह से जो आज तक ये पॉलिटिकल डिस्प्यूट रहा है, ये अभी भी अनरिजॉल्व्ड है और टेंशन है बिटवीन द टू कंट्रीज, जो इस न्यूक्लियर पावरफुल कंट्रीज है। तो सिवरल कॉजेज वर बिहाइंड, कौन कौन सी कॉजेज थी उसके इस फिक्स के पीछे, यानी उसके इस कंफ्यूजन या डिलेमा के पीछे, जिसकी वजह से उसने डिले डिसीजन किया, कौन से कॉजेज थे जिसकी वजह से जो यहाँ के महाराजा है वो डिलेमा में थे। तो उन सब कॉजेज को अब हम देखेंगे कौन कौन सी कॉजेज थी वो, और वो उसने ऐसा टाइम क्यों लिया। तो ये जो कॉजेज है ये अब हम इस वाले पैराग्राफ में देखेंगे कौन कौन सी कॉजेज थी। नंबर 1 कॉज कि जो पाकिस्तान जब बना, यानी पार्टीशन जब हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जितनी भी कमोडिटीज की सप्लाईज हो रही थी, यानी कश्मीर के अंदर जो भी ट्रेड हो रहा था कमोडिटीज का, कमोडिटीज गुड्स को कहते हैं, ठीक है, इकोनॉमी में, तो ये जो सप्लाई हो रही थी ये थ्रू पंजाब, वेस्टर्न पंजाब वाला एरिया जो है, जो आज के पाकिस्तान के अंदर है, ये सारा वहीं से आ रहा था। ठीक है, अगर आप अपने दादाओं से भी पूछेंगे वो भी बताएंगे, बुजुर्गों से भी पूछेंगे, तो मेन किरदार सप्लाईज का पाकिस्तान जो वेस्टर्न पंजाब है वहां से आ रही थी। तो दैट मीन्स हमारी जो ट्रेड रिलेशंस थी वो जब पार्टीशन हुआ तो वो पाकिस्तान के अंडर कब्जे में आ गया वो एरिया। दूसरा, हमारा जो बैंकिंग एंड पोस्टल सिस्टम था वो भी एसोसिएट और लिंक था लाहौर के साथ। जो लाहौर वाला हिस्सा था वो भी किसके अब एक टेरिटोरियल एक्सटेंट में आ गया पाकिस्तान के। तो दैट मीन्स हमारे जो वो खित्ते जिनके साथ हमारी रिलेशन थी या चाहे ट्रेड की थी या चाहे पोस्टल या हम बैंकिंग का कहेंगे, वो सारे एरियाज अब पाकिस्तान के अंडर आ गए, जिसकी वजह से अब यही रीजन था कि महाराजा डिलेमा में पड़ गए, डिसीजन मेकिंग में उसको प्रॉब्लम आ रही थी। मुस्लिम डोमिनेंट स्टेट थी बट रूलर जो था वो हिंदू रूलर था, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। तो ये दो कॉजेज। तीसरी कॉज क्या थी? वो ये थी जब रणबीर सिंह का दौर था, यानी महाराजा रणबीर सिंह जब रूल कर रहे थे उस वक्त से अभी तक, जब तक ये पार्टीशन स्टार्ट हो गया, तो उस टाइम, तो मेरा कहने का मतलब एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस कश्मीर में एस्टैब्लिश किए गए थे, वो उनकी जो एसोसिएशन या एफिलिएशन थी वो पंजाब यूनिवर्सिटी में जो लाहौर के अंदर और पंजाब के अंदर यूनिवर्सिटीज थी उनके साथ थी एफिलिएशन। बहुत सारे ऐसे भी अभी भी आलिम जिंदा है जो कश्मीर के अंदर बहुत बुजुर्ग है, जिनने पंजाब या लाहौर से पढ़ के आए और कश्मीर के अंदर सर्विस दी। क्यों? क्योंकि एफिलिएशन यूनिवर्सिटीज की या हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की जो थी वो किन के साथ थी? पंजाब यूनिवर्सिटी और लाहौर के साथ। तो जब पार्टीशन हो गया अब वो भी टूट गया, एफिलिएशन अब खतरे में आ गई, तो एक कंप्लीट एक कंफ्यूजन था महाराजा के लिए। फोर्थ जो कंफ्यूजन या हम कह सकते हैं कॉज थी
कि उसने डिले क्यों किया डिसीजन, वो थी कंप्लीट डिसएग्रीमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज कश्मीर के अंदर थी तो उनका डिसएग्रीमेंट था, वो नहीं चाहते थे कि हम किसी के साथ भी एसीड करें। कुछ ऐसी फ्यू पॉलिटिकल पार्टीज उस वक्त थी जो पाकिस्तान को जो चाहती थी ज्वाइन करना, एसीड करना, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए प्लस मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट भी थी। तो इन सब पॉइंट्स के अलावा और एक कॉज थी, वो थी कि महाराजा खुद नहीं चाहते थे, ठीक है, वो चाहते थे फ्री रहना कि इंडिया के साथ एसीड करना। अब वही जो पॉलिटिकल पार्टीज का डिसएग्रीमेंट होना था एसेशन के लिए, ये जो इशू ऑफ एसेशन था या महाराजा का खुद का डिसीजन क्या था, उसकी क्या अपनी विल थी, इसके बीच में जो अवाम है कश्मीर के अभी तक भी क्या करे पिस रहे हैं। तो ये जो था उस वक्त कॉज ऑफ कंसर्न था महाराजा के लिए, जिसकी वजह से ये उसके लिए एक डिलेमा बन गया और उसने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को मतलब क्या किया, मांगा। यानी उसने डिसीजन ले लिया, फ्यूचर डिसीजन लेने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए, मुझे कुछ रिक्वायरमेंट्स चाहिए, मुझे टाइम चाहिए। ही ऑफर्ड फॉर द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। तो वो क्या है अब स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, अब हम देखेंगे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या है जो महाराजा ने उस वक्त मांगा था। क्या मांगा था? वक्त मांगा था। डिसीजन ऐसा लेना था कि जो स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पार्टीशन के टाइम उसको कुछ मतलब हार्म ना करे उसका डिसीजन। तो बट आखिर वही हुआ जो मंजूर खुदा था। अब ये जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट महाराजा हरि सिंह ने नीड उसने कहा कि मुझे चाहिए मच टाइम टू मेक हिज ऑन डिसीजन, तो he offered this, so that is why both India and Pakistan were on we can say they were waiting for his decision what he is going to decide. So 1947 में 12 अगस्त को इसने स्टेटस को जो है बरकरार रखा है। स्टेटस को बरकरार रखने का मतलब है, लैटिन वर्ड है स्टेटस को, जिसके मतलब है एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स जो है अभी भी ये एक प्रिंसली स्टेट है, अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है। एसोसिएट जिसके साथ था यानी ब्रिटिश के साथ, ब्रिटिश राज या ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, ब्रिटिश इंडिया, तो अभी उसमें स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट ऑफर किया गया। तो 12 अगस्त 1947 की बात हम कर रहे हैं। फिर पाकिस्तान एक्सेप्ट करता है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की ऑफर को 15 अगस्त 1947 को, जब आज़ादी हुई थी दोनों कंट्रीज की। whereas इंडिया सॉट सम क्लैरिफिकेशंस, तो इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसने क्लैरिफिकेशंस मांगी कि क्यों स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट चाहिए महाराजा को, क्या वजूहात है, क्या रीजंस है। तो उसके लिए जो है पाकिस्तान एक्सेप्ट करता है, इंडिया क्लैरिफिकेशन मांगता है। उस वक्त एक बंदा था जिसका नाम था जॉन रेडक्लिफ, ठीक है, सी जॉन रेडक्लिफ। मार्च 1899 में पैदा हुआ था, अप्रैल 1977 में इसकी डेथ हो गई। ब्रिटिश लॉयर था जो मशहूर है इस रोल ऑफ पार्टीशन में उसने अपना किरदार निभाया। अब इवेंट्स लीडिंग टू द एसेशन, अब ब्रिटिश जो है उस वक्त इंटीमिडेटरी का काम हो रहा था बीच में लॉर्ड माउंटबेटन का कि कैसे इस चीज़ को सेटलमेंट किया जाए और दोनों कंट्रीज को फ्री कर दिया जाए। और इंडिया जो पाकिस्तान जब बना, इंडिया एंड पाकिस्तान, तो उसमें ईस्ट पाकिस्तान एक था जो आज का बांग्लादेश, और वेस्ट पाकिस्तान जो इस वक्त पाकिस्तान एग्जिस्टिंग पाकिस्तान है। अब बीच में मसला कश्मीर का ही नहीं रहा। मैंने स्टार्ट में इनिशियल स्टेज में कहा कि कितनी प्रिंसली स्टेट्स थी, उनका नाम भी लिया, उनको स्क्रीन पे भी चढ़ाया, आप देखते जाए। तो इसमें जब इवेंट्स लीडिंग टू द एसेशन है तो महाराजा अभी क्या था, डिलेमा में ही था। तो उसका ये जो डिलेमा है या जो हम कह सकते हैं उसकी जो ये तशवीश थी ये शॉर्ट लिव्ड थी। क्यों? बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए इस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के दौरान जो उसने टाइम मांगा कि जिसने उसको फिर मजबूर किया कोई डिसीजन लेने के लिए। तो क्विक सक्सेशन जो है फाइनली लेड टू द एसेशन ऑफ द J&K स्टेट टू इंडिया। तो ऐसे इवेंट्स हो गए, कौन कौन से इवेंट्स हो गए? नंबर 1, इकोनॉमिक ब्लॉकेड किया गया गुरदासपुर का जो एरिया है, ठीक। तो ये जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और अभी मैंने जिसकी बात की रेडक्लिफ की वो ये है, और जो हम रीजंस पढ़ रहे हैं फिर कैसे डिसीजन उसने ले लिया और क्या हुआ ड्यूरिंग द इवेंट्स लीडिंग टू ड्यूरिंग द एसेशन, जो इंडिया के साथ बहुत सारी स्टेट्स एसीड कर रही थी, कुछ पाकिस्तान के साथ एसीड कर रही थी, उसमें बहुत सारे इवेंट्स कश्मीर के अंदर हुए, मजबूर हो गए फिर एसीड टू इंडिया। तो ट्राइबल इन्वेजन भी हुआ, यूएनएससी रिजोल्यूशन आया, कराची सीज फायर एग्रीमेंट हुआ। ये सारे जो है हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, ये पार्ट 1 था, तो आप वेट करेंगे पार्ट 2 के लिए। तो पार्ट 2 भी मैं आपको फिर दूंगा और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे हम पार्ट 1 यहाँ पे खत्म करें, पार्ट 2 भी जल्दी मैं अपलोड करूंगा और आपकी क्लैरिफिकेशंस भी दूर हो जाएंगे रिलेटेड द
जो ये क्लास 9th का चैप्टर है। ऑल्दो इसमें बहुत डेप्थ है अगर हम डीपली पढ़ेंगे, बट हमें प्रिसाइजली केस स्टडी करनी है। ये स्टैंडर्ड ऑफ 9th क्लास के लिए है, तो ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं। आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, बुक्स भी ला सकते हैं, तो दैट्स नॉट अ इशू। सो हियर आई मे क्लोज द टॉपिक। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये जो वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर भी कर सकते हैं दूसरों तक, और मुझे हेल्प भी कर सकते हैं सब्सक्राइब करके।